अब पढ़ना कैसे है उससे संबंध में मैं कुछ बिंदु बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उस पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना होता है। अब करना कैसे है मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगा। प्रथम रीडिंग, सबसे पहले एक किताब को उठाइए और उस किताब को आप पहली बार पढ़िए। पहली बार पढ़ते वक्त कभी नोट्स नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिलेगी, तब आपको लगेगा कि पहली बार जो नोट्स बनाए वो पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में पहली बार आप सिर्फ किताब को अपनी नज़र से निकालिए, अच्छे से पढ़ दीजिए। उसके बाद जब आप दूसरी बार किताब पढ़ोगे, उसको सेकंड रीडिंग करोगे, तब आप उस किताब में पेंसिल चलाइए। जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उनकी नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इस बार भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे आप थर्ड रीडिंग करते हैं तो थर्ड रीडिंग के टाइम में आप फिर पेंसिल चलाइए और किताब के किनारों पे लिखिए, किताब के आंतरिक भागों में जहाँ जहाँ गैप रहता है वहाँ पे लिखिए। मोस्ट प्रश्नों को जो भी बिंदु है उनको हाईलाइट कर दीजिए। तीसरी बार जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तब आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ चीज़ें याद हो रही है। और उसके बाद में लास्ट चौथी रीडिंग के साथ में आप एक रजिस्टर लेके बैठिए और मिनिमम लिखिए, मैक्सिमम याद कीजिए। और चौथी रीडिंग के बाद में जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि अभी भी कन्फ्यूज़न है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट्स के रूप में उतार दीजिए। इससे क्या होगा कि संक्षिप्त नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और उस किताब से रिलेटेड सारी चीज़ें सारगर्भित रूप से आपके रजिस्टर में आ जाएगी। फिर जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप वो नोट्स पढ़कर भी उस किताब की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस लाइए, उसके अकॉर्डिंग किताब लाइए और उस किताब को 4 बार पढ़िए। चौथी बार पढ़ने के बाद आप उस चौथी बार पढ़ते वक्त उस किताब के नोट्स बनाइए। ऐसा करने पर वो किताब आपको याद हो जाएगी और वो किताब आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मददगार साबित होगी। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि एक समय सर एक ही विषय पढ़ें कि बहुत सारे पढ़ें। देखो, हर व्यक्ति की पढ़ने की शैली अलग होती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत नए अभ्यर्थी हैं तो आपको एक टाइम में एक ही विषय पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अगर एक टाइम में 2 विषय पढ़ते हो तो बोर नहीं होंगे और बढ़िया रहेगा और 2 विषय पढ़ने भी चाहिए। लेकिन आप अगर नए अभ्यर्थी हो, कंपटीशन की फील्ड में पहली बार आ रहे हो, तो आप अगर भूगोल ले रहे हो तो पहले भूगोल को जितनी भी प्राथमिक स्रोत है, जो भी आप किताब लाए हो, उस किताब की भूगोल पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप राजनीति ला रहे तो राजनीति तैयार कीजिए। उसके बाद हिस्ट्री ला रहे तो हिस्ट्री तैयार कीजिए। ऐसे अगर आप 5 से 6 महीने तक अगर आप ऐसी सारी बेसिक्स किताबें जो है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका एक प्रकार से मूलभूत जो नॉलेज है वो अच्छा हो जाएगा। और ये होने के बाद में आप एक साथ 2 किताबें भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी प्रश्न करते हैं कि सर जो किताब हम पढ़ते हैं उन किताबों के साथ में क्या हमें बोर्ड और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं सारे अभ्यर्थियों को एक सीधी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप स्टार्ट 6ठी से 12वीं किताबों से ही करें। 6ठी से 12वीं तक की जैसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप ऑथेंटिक किताबों की तरफ आइए। और अगर आप पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं और अगर आप ऐसे फेज पे हैं कि जहां आप बहुत कम मार्जिन से रह रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। ये ऐसी किताबें हैं जो आपका फाउंडेशन अच्छा करेगी और जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तब तक किसी भी परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि ऑथेंटिक किताबों के साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों को भी अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक सहायक सामग्री है और इनको हर अभ्यर्थी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कुछ विद्यार्थी इस संशय में भी रहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ें। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है।
जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी थोड़ा फैक्ट बेस पे कम चला है और कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा चला है। तो किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आप पढ़िए। अब बात आती है नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, दोनों अपने आप में उम्दा किताबें हैं। तो आप एनसीईआरटी जो भी आपके पास है वो पढ़िए। और जहाँ तक राजस्थान बोर्ड की बात आती है तो ये कंसेप्ट पे कम चलता, फैक्ट पे ज़्यादा चलता, इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो मेरा ये मानना है कि आप एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड दोनों ही पढ़िए। और नई और पुरानी की जहाँ तक बात है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नई है या पुरानी है, जो भी है आपके पास वो सारी किताबें जो है सबसे पहले वो तैयार कीजिए। अगर आपने 12वीं पास कर ली और अगर आप कॉलेज में आ गए हैं तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए। बोर्ड और एनसीईआरटी पूरा करने के बाद आप ऑथेंटिक किताबों पे आइए, और जैसे ही आप इन ऑथेंटिक किताबों को पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी की शब्दावली वगैरह जो थी वो आपको बहुत मदद करने वाली है। और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम में जो आपने एग्ज़ाम का जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से बनाने में सफल होंगे। जैसे ही 4 बार रीडिंग हो जाती है, आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी पढ़ ली जाती है, तब आपको लगने लग जाएगा कि आपका कोर्स अच्छे से पूरा हो चुका है। और जैसी यह स्थिति आ जाती है तो उसके बाद में अगला जो चरण आता है वो होता है प्रैक्टिस। अब आपको अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। तो अभ्यास हेतु आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर या फिर पुराने जितनी भी पेपर हुए उनकी कोई भी गाइड लेके आओ और उनसे आप हर दिन 20-25 प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से न केवल एक्यूरेसी आएगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम अच्छे से 3-4 बार पूरा हो उसके बाद ही प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी तैयारी का जो है वो मापन हो सकेगा। तो मैं इस पूरी वीडियो को सार स्वरूप वापस बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सही निर्णय लीजिए कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। निर्णय लेने के बाद में उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम लाइए, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक किताबें लाइए और उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी उनके साथ 4 बार उन किताबों की रीडिंग कीजिए। चौथी बार आप नोट्स बनाइए। ये सारा करने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। इस हेतु आप पुराने प्रश्न पत्र भी ला सकते हो और या फिर मॉडल टेस्ट पेपर भी ला सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और यह प्रक्रिया एग्ज़ाम तक जारी रखिए। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाती है, कई बार अभ्यर्थी ये समझने में भूल कर जाते हैं परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, डेट आगे बढ़ी है। डेट आगे बढ़ी है इसका मतलब कभी न कभी एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम तक जारी रखिए। अगर आप बीच में अगर तैयारी छोड़ दोगे तो आपने जो पहले तैयारी की थी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया आप निरंतर दोहराते जाइए और परीक्षा तक अगर आप ये सब करने में सफल होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी असफल नहीं कर सकता। इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर अभ्यर्थी घर बैठे अच्छे से अच्छे वो पढ़ सके, सफलता हासिल कर सके। आपका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मेरी उम्मीद रहेगी, अपेक्षा रहेगी कि आगे भी ये प्रेम और स्नेह मिलता रहे। आप सभी अभ्यर्थियों का, साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग निरंतर इस चैनल पर बने हुए हैं, कंटिन्यू सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आपका जो प्रेम है ये हमारे इस चैनल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऐसी मेरी आप सभी से उम्मीद है।